बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सईदा शहर बानो मुशर्रफ। नाज़रीन, आज के मेरे मौजूद मेहमान हैं अजहर सदीक साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से जो कल हुआ, उसमें हंगामा राई हुई। ना सिर्फ हंगामा राई बल्कि गालम गलोच हुई, गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया, धक्कम पेल भी हुई, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? शहबाज शरीफ की तकरीर को रोकने के लिए। और ये दोनों तरफ से हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ से हुआ। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो धक्कम पेल हुई है, ये जो इखलाकियात का कल जनाजा निकला है, आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मेरे लिए नई चीज़ नहीं है, या आप लोगों के लिए नई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से शुरू हो गया था ये मामला असम्बली के अंदर, कि हमने अब बेसिकली बुनियादी तौर पर हमने ग्रुपिंग बना ली। आपको पता है गॉड फादर और शजील माफिया सियासी जमातों के बारे में आया कि हमने सियासी लीडरों को ना तौबा नौज़बिल्ला तौबा बहुत ऊंचा दर्जा देना शुरू कर दिया। तो हमने ये नहीं सोचा, और हर नाजायज़ जायज़ काम करो, चले फेवर करते हैं, अच्छी लगती है, हर नाजायज़ काम की फेवर के लिए भी आपने ग्रुपिंग वगैरह शुरू कर दी, और ये रोका नहीं गया। यानी मैं बैठे अभी देख रहा था, चले रिसेंटली 2012 में चले जाए, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और नून लीग ने वहाँ मछली मंडी में कौन कौन से बाजार लगाए हुए थे, ये रिकॉर्ड का इस, और किसी ने कोशिश नहीं की पॉजिटिवली इसके लिए। होना ये चाहिए था कि आप चाहते हैं कि ये काम खत्म हो, ये खाली सिर्फ आप असेंबली के इजलास में एक दफा जानने से रोक दें, आप तो हीरो बन जाएंगे उस पार्टी के अंदर। आपको पता है जितना बड़ा जो गाली गलोच ज्यादा निकालेगा, जो लड़ाई मार कुटाई क्या करेगा, वो उसको उस पार्टी में बड़ी पजीराई मिलती है। तंजीम साजी का वाकया आपने तलाल चौधरी वाला सुन लिया, आपने 3 मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, दानियाल अजीज की, तलाल चौधरी की और निहाल हाशमी की, जिन्होंने तौहीन अदालत बकायदा सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर डाला। उन्होंने पता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाना है, लेकिन उन्होंने अपने लीडरों को बचाने के लिए इस हद तक गए, और उसका एडवांटेज ये होगा तीनों नायल हो गए। तलाल चौधरी का भी आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है। तो ये आपने जब तक आप सियासी जमातों में इन लोगों को पजीराई देना नहीं छोड़ेंगे, और इसके लिए 2 अहम एक्शन है, वो क्या लेने हैं। अभी आपने तलाल चौधरी का जिक्र किया, मैं इनका एक बयान आपको बताती चलूं जो निजी टीवी पे इन्होंने दिया है कि अगर बजट की कॉपी शहबाज शरीफ साहब के मुंह पे लगती तो हम यही कॉपी उठाकर इमरान खान के मुंह पे मारते। तो आप ये बयान कैसे देखते हैं? अच्छा, ये बयान तो बड़ा सीधा इसे हम बुनियादी तौर पर आप मजबूर कर रहे हैं कि दूसरा आदमी ये जुर्म करें, आप दावत दे रहे हैं उसको। और ये बयान जो अगर वैसे चलना भी नहीं चाहिए था, अगर ये चल भी गया है तो ये तो मेरा ख्याल है उन्होंने बाहर बैठ के दिया है। नेशनल असेंबली के अंदर ये बयान देते तो और बात थी। नेशनल असेंबली में नहीं, निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अब नेशनल असेंबली में देते तो नेशनल असेंबली का जो प्रोसीडिंग आप करते हैं, आइन का आर्टिकल 66 और 66 और 69 उसको इम्यूनिटी देता है, वहाँ किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन अब ये जो कहा कि धमकी दी है, इस धमकी पे तलाल चौधरी के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज हो सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है कि आप बाकायदा दावा आपने क्लियर कर दिया, धमकी दे दी आपने, वो उसका कल होता या नहीं होता, लेकिन फौजदारी करने के लिए आपने इंस्टिगेट किया। और ये आप आइन का आर्टिकल 19 जिसको ये आजादी ज़ाहिर राय को इस्तेमाल करके बड़ी बातें करते हैं ना, वो रोकता है, वो राइडर लगाता है इनको में, इन चीज़ों में। मैं इसी चीज़ को देखिए आप फाइनलिटी की तरफ लेके जाता हूँ। आपको करना क्या है, आइन के आर्टिकल 62 या 63 के अंदर तरामीम करनी है आपने। सगेशियस राइटस ऑनर्स इस्लामी इंजंक्शन जिसको पता होना चाहिए वो डाला हुआ है ना, अब उसमें तरमीम करनी चाहिए आपको कि ये इस तरह की बदतमीजी करेगा, बद इखलाकी करेगा, हालांकि उसी के अंदर 62(1)G के अंदर आ जाता है, लेकिन उसकी मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए आप ना वहाँ करें। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर ये तरामीम डालने के अगर इस तरह की बात करें तो वो असेंबली की नशिस्तें नाअहल हो सकता है जब इस तरह के राइडर आप लगाएंगे। और यहाँ देखें ना, हुकूमत वक्त ने अपना कौमी असेंबली से बजट पास कराना है, बिल्कुल ऐसा। सुबह ये अपोजिशन चाहेगी बजट पास ना हो, बजट पास नहीं होता तो हुकूमत के लिए ठहरना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत की सर्वाइवल का मसला होता है, पूरे 1 साल की पॉलिसीज़ लेके आनी है। और इतना अहम मामला है कि आर्टिकल 63A के अंदर मिसाल के तौर पर अगर आपको पार्टी लीडर कहता है कि आप बजट में हक में वोट दें या वोट ना दें तो आप नाअहल हो सकते हैं अपनी सीट के साथ। तो ये जो छोटी मोटी गुजारिशात हैं, ये अगर आप करेंगे तो आप समझ लें कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। ठीक है, तो अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में जो हंगामा राई हुई इस पर ज़ाहिर अफसोस भी किया, लेकिन असद कैसर साहब को कहा है कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और उन्होंने कहा है कि दोनों इतराफ़ से जारहाना तौर पर यह काम किया गया, तो मैं दोनों के इतराफ़ को जो है कानून के दायरे में लेके आऊँगा। तो आप कैसे देखते हैं कि ये कानूनी कार्रवाई क्या वाकई होने वाली है या बराए नाम ही होगी? देखिए, पर्चा तो हो नहीं सकता क्योंकि असम्बली के अंदर हुआ सारा प्रोसीडिंग, उनको बाकायदा इम्यूनिटी हासिल है। असद कैसर साहब क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन मेंबर्स की
मेंबरशिप सस्पेंड कर सकते हैं या कोई कमेटी तश्कील दे सकते हैं। यहाँ हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे, बाकायदा पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बाकायदा एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील देकर और ये सारी चीज़ें वहाँ रखे और उन चीज़ों को सामने लेकर आए। उसमें तय कर दिए जाएँ TORs कि आपने कैसे रोकना है ऐसे वाक़यात को, किस तरह बेहतर करना है आपने, और बाकायदा अगर कानून साजी में तरमीम होनी है, अगर मिसाल के तौर पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर है नेशनल असम्बली के या पार्लियामेंट में, अगर उसमें कोई तरामीम होनी है उसके अंदर तरामीम की भी तजवीज़ कर दी और उसी में आ जाए कि आपने किसके ख़िलाफ़ क्या क्या एक्शन लेना है और उन एक्शंस को सामने रखते हुए अगर ये आप कर लेंगे तो ये बेहतरी की उम्मीद है, वरना कुछ नहीं होना। तो ये आपको नहीं लगता कि ये इंतशार की सियासत हो रही है, ज़ाती मफादात पे आ चुके हैं, सियासी मफादात को तो कोई देख नहीं रहा, अवामी मफादात को भी कोई नहीं देख रहा है। तो पीपल्स पार्टी तो साइड पे होकर बैठ गई थी, उन्होंने कोई भी इसमें अमल दखल नहीं दिखाया। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ का एक बयान आता है और कहती हैं कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ये जहनी तौर पर हार चुकी है और इसीलिए ये हुल्लड़बाजी की गई है। दूसरी जानिब हम देखें तो मलिका बुखारी कहती है कि ऐवान के अंदर अपोजिशन के इस रवैये से कोई भी खातून जो है पार्लियामेंट में वो महफूज नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इब्तदा तो ये बात बड़ी वाज़े तौर पर है कि अपोजिशन ने की, जो नारे लगाए उन्होंने, आप अंदाज़ा लगाएं इतने गलीज़ नारे हैं और इस नारों की इजाज़त दी नहीं जा सकती है। इब्तदा इन्होंने की थी और वो आपको याद है घर यानी अभी बजट पेश नहीं हुआ, बैनर पहले घर से लिख के तैयार करके वो ले आए थे। यानी इनका मकसद ये तो नहीं था, कोई तामीरी सोच तो थी नहीं। तो ये इब्तदा तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये अपोजिशन के लोगों ने ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने की है। बिल्कुल, और शाहिद हकान अब्बासी के कहने पे हुकूमत के जो वज़रा हैं उनका ये बयान है कि शाहिद हकान अब्बासी के कहने पे शुरू हुआ और फिर गालिम गलौज का सिलसिला शुरू हो गया था। ये तो हकीकत है ना। मलिका बुखारी को अगर देखें तो उनको तो बाकायदा चोट भी लगी है, उनकी आंख पे बाकायदा जख्म भी आया है इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रख के। लेकिन ये मामले रुक नहीं रहे इस तरह, और ये रुकने भी नहीं हैं। आपको दो तरह से कार्रवाइयों का जैसे मैंने जिक्र किया है, एक तो पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, एक जो आपकी सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों के अंदर भी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और उसमें भी कानून में तरामीम करके ताकि वो सियासी जमात ऐसे लोगों को बार कर सके, उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर सके, उन्हें अपनी सियासी जमातों से निकाल सके। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, दूर के डोल सुहाने हैं। अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मफरूर जो हमारे मुजरिम हैं या मुलजिम हैं इसहाक डार साहब, वो अब हमजा साहब से जो है टेलीफोनिक रब्ता करते हैं और बजट की खामियों की निशानदही करते हैं। क्या ये इस काबिल हैं कि ये बाहर बैठ के हमारी कौमी असम्बली में जो बजट पेश होने वाला है उसकी निशानदही करें कि इसमें ये खामियाँ हैं? अच्छा, इसहाक डालर को जो समझते हैं, पता नहीं उन्हें कोई बहुत माशियत आती है या इकनॉमिक समझ में आती है या वो बजट में कोई एक्सपर्ट हैं। वो गोरख धंधा, वो एक तरीक़ाकार होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो, तो वो हेर फेर करने में मास्टर हैं। अगर इतने अच्छे इकनॉमिस्ट होते तो पाकिस्तान की मुआशी हालत इतने अरसा ये वज़ीर ख़जाना रहे, गवर्नमेंटों के साथ रहे, कोई तब्दील ना हो जाती। तो ये नहीं नज़र आता कि ये सिर्फ बातें इतनी हैं कि इल्ज़ामत पर इल्ज़ामत है। इन्होंने हालात और वाक़यात ऐसे बताने हैं कि ये क्या, या तो अगर बताए ना कि इस बजट में बेहतरी कैसे हो सकती है, यानी आप स्टेट्समैन बने ना, स्टेट्समैन बन के आप चीज़ें ऐसी सामने लेके आएँ जिससे साबित हो सके कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जा सकती हैं। ये इस तरह सिर्फ खाली आप कह देने से कि जनाब हमने ये कर दिया, हमारे दौर में ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर इनके दौर में होता तो दूध की नहरें बह रही होती यहाँ पर। और यहाँ महंगाई का जो तूफान हम देख रहे हैं, जो बिजली महंगी देख रहे हैं, जो पेट्रोल महंगा देख रहे हैं, जो डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, जो गैर मुल्की कर्जे देख रहे हैं, जो फॉरेन डेफिसिट में जो फॉरेन खसारा जो आपका इतना आपका इम्पोर्ट का बिल इतना बढ़ गया, ये सारा कसूर तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का, इन्होंने तो अभी आए हैं ये। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन उनका यही कहना है कि अब आके इमरान खान साहब ने इसको और बिगाड़ दिया है। ये भी उनके मौक़िफ़ हैं अपोजिशन जमातों के, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात जो यहाँ तक है ना, कोशिश तो इन्हें करनी चाहिए। जब अगर ये कहते हैं कि इन्होंने बिगाड़ दिया है, वो बिगाड़ की वजूहात बताएं ना, वो बिगाड़ कैसे दिया। एक बंदा हुकूमत में आता है, मिसाल के तौर पर वो इसलिए आता है कि आम आदमी को तंग करे, वो इसलिए आता है महंगाई करे, और ख़ास तौर पर इमरान खान जो नुक्ता नज़र लेके आए, ना इन्होंने कोई बाहर जायदादें बनानी थी, ना कोई ऐसे हालात बनाने थे, यानी ये इसलिए लेके आए कि तेल की कीमतें ऐसी बढ़ानी है, कोई इनकी जेबों में पैसा जाना है। ये तो जो कुछ भी अगर सोच के अगर IMF की तरफ गए हैं तो लेट गए हैं। IMF के बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते, आप मुल्क की इकॉनमी चल नहीं सकती, कर्ज़ों के बलबूते पर आप जिंदा हैं। जितना सूद आपने देना है,
आपके बजट का तकरीबन 50% के करीब, तकरीबन 50% के करीब आपका सारा कर्जों में चला जाता है। जीडीपी जो है ना कर्जों का, वो आप 60% से ज्यादा रख नहीं सकते। इस वक्त 84 से 90% तक आप जीडीपी से ज्यादा कर्जा ले चुके हैं, जो आपकी मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया। सही। अभी आपने बात की कि इमरान खान साहब लेट गए आईएमएफ के पास, लेकिन ये आईएमएफ के पास ना जाने का जो उनका मुतालबा या उनका बयान था, ये इमरान खान साहब का ही था कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे इक़्तिदार में आने से पहले। तो जब वो इक़्तिदार में आए, उन्होंने देखा कि मुल्क की हालात है और हमारा जो वज़ीर ख़ज़ाना ना होने के बराबर है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो वो आईएमएफ के पास गए। अभी आपने कहा कि सूद का जो रेट जो उन्होंने अदायगियाँ की हैं, इसकी वजह से अभी भी हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। तो क्या इक़दाम और पॉलिसी को क्या तरतीब देना चाहिए, क्या मुरतब करना चाहिए इमरान खान साहब को, ऐसा क्या करना चाहिए जो वो ये जो अदायगियाँ हैं इसके साथ साथ हमारे जो इनकम है इसमें भी इजाफा हो? देखिए, सबसे पहले तो आपको टैक्स बेस बढ़ानी है जी। यानी टैक्स जो है आपके यहाँ कोई मेरा ख्याल है लाखों की तादाद में लोग देते हैं, जबकि आबादी आपकी 22 करोड़ के करीब है। जब तक टैक्स आप पूरे नहीं देंगे तब तक इन मामला से आप बच नहीं सकते हैं। पहला काम तो आपको ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन पे आपको अपने आप जो खर्चे हैं वो खर्चे कम करने हैं। और मुहिम तो चलाई हुई है उन्होंने खर्चे कम करने की, लेकिन हम नहीं दे सके। हमारे मुलाजमत पे वही हैं, पेंशन का एक बहुत बड़ा बोझ है और पेंशन भी आपको देनी है, क्योंकि आपने तय किया हुआ है, लोगों के कॉन्टेक्स्ट में वादे किए हुए हैं, एक उम्र का एक पूरा हिस्सा उन्होंने। बिलावल का भी आपको, सॉरी मैं टोक रही हूँ यहाँ पे या रोक रही हूँ, टैक्स के ऊपर ही बिलावल साहब का भी बयान आया कि इमरान खान साहब ने इस चीज़ को भी नहीं छोड़ा कि पेंशन का जो मामला है, जो भी आपने बोला कि पेंशन आपने देनी भी है और ये एक बड़ा बोझ भी है और जिम्मेदारी भी है कि पेंशन देनी है, इस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से। इस पर बिलावल साहब ने तनकीद की है कि आपने इसको भी नहीं छोड़ा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आमदन तो है, चाहे पेंशन की शक्ल में हो। मिसाल के तौर पर आपने जब लोअर लिमिट रखी हुई है, उस लोअर लिमिट के ऊपर आपको वो टैक्स देना है, उससे ऊपर देना है। और ये कोई इतनी ज़्यादा नहीं, सर जहाँ तक पेंशन आती है वो सरकारी अफसर को मिलती है। सरकारी अफसर का जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो कम है, और ये पेंशन आम आदमी से मुतासर नहीं होगी। ये ज़्यादा पेंशन लेते हैं, जिनकी तनख्वाह, जिनकी पेंशन लाखों में है, वो शायद वो लोग इफेक्ट हो सकें जो एनुअल्स में आएगी, और वो लाखों में होगी जो सालाना बुनियादों पर आएगी, वो शायद इफेक्ट हो सके। मैं नहीं समझता आम आदमी की तरफ ये आ सके। आपको जो कि टैक्सेस बढ़ाने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आपने बोझ डाला हुआ है। मैं पानी की ये बोतल पी रहा हूँ, मैं अगर गरीब आदमी हूँ तो इस पर मैं जो सेल टैक्स दे रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स मैं दे रहा हूँ, फाइनल कंज्यूमर मैं हूँ। तो इस तरह आपने कस्टम ड्यूटियों की शक्ल में, सेल्स टैक्स की शक्ल में, फेडरल एक्साइज की ड्यूटी में, या इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में जो असल है आपका इनकम टैक्स है, जो आमदनी पर टैक्स देना है, उस पर जब तक आप तवज्जो नहीं देते, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। सही हो गया। मैं यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी कुलभूषण यादव का जो बिल पास किया गया है, कौमी असम्बली से पास कराया गया है हुकूमत की जानिब से, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में इमरान खान साहब कहीं ना कहीं कुलभूषण यादव की मदद कर रहे हैं या उसको एक तरह से एनआरओ दे रहे हैं? आपने बड़ा टेक्निकल सा सवाल उठाया है। ये क्योंकि आवाम में इंतजार फैलाया जा रहा है इस बात को लेके, हुकूमत की जानिब से भी एक तरह से हमें क्लियर करना चाहिए, आवाम को बताना चाहिए। ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है। बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ लगता यही है कि अपोजिशन वाले लोग जो हैं या तो अनपढ़ हैं या उन्हें पढ़ा नहीं है। उन्हें चाहिए था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला पढ़ लेते। 2019 का गालिबन मई में आया था, 17 मई को ये आया था। उस फैसले को पढ़ लेते। उस फैसले में पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दौर में दो बहुत बड़ी गलतियाँ हुई। एक तो हमने वियना कन्वेंशन में काउंसलर एक्ट आर्टिकल 36 के तहत हमने उसकी जुरिसडिक्शन मान ली थी। ये नवाज शरीफ के दौर में गालिबन 2010 में हमने माना था, और हमने वो इंडिया के साथ जो दोस्ती प्यार मोहब्बत की जो पींगे बढ़ाई थी ना, वो अपने मौका खुद दे दिया था। और इंडिया इसीलिए जासूसी के निज़ाम में बहुत तेज़ और सरगर्म हो गया था कि उसे अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा को हमारा अगर जासूस पकड़ा भी जाएगा तो मुश्किल नहीं बनेगी। जासूस तो आपने पकड़ लिया और वो भी रिकॉर्ड की बात है। उसका असल नाम जो है वो अपना गुलभूषण यादव है, लेकिन उस मुबारक हुसैन पटेल उसने अपना नाम रखा था। अब चूँकि पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने उसे सजाए उम्र की कैद दी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। फिर मिलिट्री अपीलेट कोर्ट ने भी उसकी अपील मुस्तरद कर दी। फिर उसने माफ़ीनामा लिख कर भेजा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को और सदर पाकिस्तान को उसे माफ़ कर दिया जाए, पार्डन दे दिया जाए। इस दौरान इंडिया ने सारे हालात देखते हुए और उसने उसी वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 को सामने रखते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास चली गई। वहाँ समाअत हुई। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा केस लड़ा, बड़ा अच्छा केस प्रेजेंट किया, और इंडिया का ये मामला था कि गुलभूषण यादव को छोड़ दिया जाए, वो स्पाई नहीं है, आर्मी का एक्ट के तहत उसको सजा नहीं हो सकती। ये सारे पॉइंट उनके रद्द कर दिए गए। सिर्फ काउंसलर एक्सेस देने के हवाले से
वो भी फिर बाकायदा ये दिया कि हम आइन के आर्टिकल 199 के तहत देख लेते हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल मिला है या एविडेंस ठीक हुई है नहीं हुई है। उसके लिए फिर ये 2019 के अंदर सॉरी 2020 में 23 मई को ऑर्डिनेंस बनाया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सामने रखते। वहाँ उसको एक राइट दिया गया काउंसलर एक्सेस ना देने की वजह से अगर राइट टू फेयर ट्रायल मुतासर हुआ है, अगर एविडेंस पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं हुई, अगर मिसाल के तौर पर आपको क्रॉस करने का पूरा नहीं मिला आपको और या आप केस को कानूनी बुनियादों पर नहीं चला सके हैं तो इसको देखा जाए। इसको सामने रखते हुए इख्तियार दिया गया था हुकूमत को। हुकूमत ने वकील अपॉइंट करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मुआविनीन भी तश्कील दी है बाकायदा और हुकूमत की मुआवनत मांगी कि इंडिया फिर वहाँ पेश नहीं हो रहा, इंडिया जान के पेश नहीं हो रहा। इंडिया ये साबित करना चाहता है पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान ये साबित करेगा कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल दरामद कर लिया, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब ये ऑर्डिनेंस इसलिए पास करना पड़ा कि नेशनल असम्बली तो हुकूमत वक्त की तादाद ज़्यादा थी और कौम को बेवकूफ़ ये बनाया कि ये एनआरओ कोई नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है इसका, दूर दूर तक एनआरओ का ताल्लुक नहीं है। सेनेट में इनकी तादाद ज़्यादा नहीं थी। तो अपोजिशन की जानिब से तो ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि कश्मीर का वकील बनने वाला कब से भारत के अंदर जो अब ये जासूस आया कुलभूषण यादव का वकील बन गया है, तो इमरान खान साहब पे तो बहुत तनकीद हो रही है। ये इमरान खान का हुक्म नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का फैसला है। वफाकी हुकूमत आपकी फेडरल गवर्नमेंट है। टारगेट इमरान खान साहब को किया जा रहा है कि वो गलत है, वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला शायद पढ़ा नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते। अब उसके अंदर अब उसको सामने रखते आपने ये चीज़ें सारी देनी है। इंडिया फिर देखें वकील अपॉइंट नहीं कर रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, फिर कोशिशें करके तकरीबन ये मामला अगस्त से चल रहा था और आज हम जून में आ चुके हैं और वो ऑर्डिनेंस 90 दिन के लिए 120 दिन के लिए था, फिर 120 दिन के लिए असेंबली की मियाद बढ़ाई गई और गालबन फरवरी या मार्च में वो ख़त्म हो गया। अब उस ऑर्डिनेंस को एक कानून की शक्ल देकर एक्ट बनाकर नेशनल असेंबली ने पास कर लिया, इल्ज़ाम लगाया एनआरओ का। एनआरओ कोई नहीं, अब सेनेट के सामने है और आपको पता है तारीख में नवाज शरीफ के इन्हीं बयानात ने जो इस तरह के ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि एनआरओ दे दिया या ये कर दिया या वो कर दिया, इसका भुगतना पड़ा पाकिस्तान को। और अब भी ये अपोजिशन ये इस तरह के बयान दे के इसका नुकसान पाकिस्तान को, इंडिया इसका फ़ायदा उठाएगा कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा राइट टू फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और वकील अपॉइंट करने का भी कहा कि अगर इंडिया वकील अपॉइंट नहीं करती तो यहाँ से एक वकील अपॉइंट करके वो जो पॉइंट उठाए गए हैं उसको अदालत वो देख लेगी। काउंसलर एक्सेस को इजाज़त ना देने की वजह से ये नुकसान है। मैं नहीं समझता, पाकिस्तान ने एक बेहतरीन फैसला किया है, जागना होगा, अपोजिशन को स्टेट्समैन बनना होगा और पाकिस्तान का केस लड़ना होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कश्मीर के इशू पर। आपने अभी कहा कि भारत जो है वो तो खुशी होता है जब इमरान खान साहब बारहा उनसे बात करते हैं कि एक पेज पे एक बेंच पे आए, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, आके बैठ के बातचीत कर लेते हैं, ये बातचीत के साथ ही मसला हल होगा। गैर कानूनी जो कब्जा किया गया है मकबूजा कश्मीर पर, आज भी एक शहरी को वहाँ शहीद कर दिया गया है, आप कैसे देखते हैं? क्या ये पॉलिसी काफ़ी है? देखिए इमरान खान साहब ने जो है आवाज़ उठाई है अक़वाम मुत्तहिदा में, लेकिन कोई भी अमली तौर पर इस पर कुछ भी अमल दरामद होने को दिखता ही नहीं है। आवाम चाहती है कि अब अमल किया जाए, ना कि सिर्फ पुकारा जाए अक़वाम मुत्तहिदा को। आप कैसे देखते हैं इमरान खान साहब को पॉलिसी में क्या तरमीम करनी चाहिए? देखिए जहाँ तक तो कश्मीर का इशू है वो तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो वीक केस पे है जी। पाकिस्तान ने पूरी आवाज़ उठाई, यूएनओ ने बाकायदा इजलास हुए, इमरान खान साहब की सराहा गया कि कितने अरसे बाद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कश्मीर का पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वेड कर नहीं सकता, अटैक कर नहीं सकता, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं उससे, वो इंडिया के ज़ेरे एहतमाम है। जैसे हमारे पास आज़ाद कश्मीर है वो अलहदा बात है कि हमने हमारा स्टेटस अलहदा है, कश्मीर का मकबूजा कश्मीर का स्टेटस अलहदा है और इंडिया उसी चीज़ का फ़ायदा रखते हुए उसने तो अपना 376 गालबन आर्टिकल है 370 है सर, हाँ 370 आर्टिकल को अमेंड करके बाकायदा गवर्नर का इख्तियार देकर उन्होंने तरमीम करके उन्होंने इसको अपना हिस्सा बना लिया। हालांकि वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। मैंने यहाँ कई ख़त लिखे, बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मैंने ख़त लिखे कि इस मामले का सीरियसली एक्शन लिया जाए, नोटिस लिया जाए, लेकिन नहीं लिया और इस पर पूरी दुनिया की खामोशी, यूएनओ की खामोशी समझ से बालत आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपना केस बड़े आसान तरीके से पेश कर रहा है, जहाँ वहाँ पर ह्यूमन राइट जो वायलेशन हो रही है उसके हवाले से आवाज़ उठा रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर तमाम सियासी जमातें इस पेज पर इकट्ठी हैं। देखिए सर, मेरी ये बात से शायद ये अवाम नाजरीन को भी लगे कि मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोरोना वायरस ने भारत को अपने शिकंजे में उन्होंने जगड़ लिया कोरोना वायरस ने, तो हमारे यहाँ पे इंसानियत की आवाज़ें आने लगी, इंसानी हकूक़, इंसान है बचाओ,
तो जहाँ कश्मीरियों का खून बहा जाता है, जहाँ वहाँ पे कत्लेआम किया जाता है, गैरत और इतना उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, आज़ादी राय नहीं है, तो इस पे इंसान क्यों नहीं जागता, इंसानियत क्यों नहीं आती है? आप इस पे क्या कहेंगे कि क्या हमें मदद भेजनी चाहिए थी? अच्छा, नहीं देखें, यहाँ ये एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। जो हमारा दीन है ना, दीन है इस्लाम, वो इंसानियत का दीन है। बिल्कुल। आका दो जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के, वालिदैन के, खामद मियाँ के, हत्ता के जानवरों के हर हकूक़ डिटर्मिन कर दिए और तय कर दिए। बाकायदा अक़लियतों के हवाले से भी ये बात तय कर दी कि उनके राइट हैं और फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने हैं। अब इंसानी हमदर्दी को सामने रखते हुए शायद इसी इंसानी हमदर्दी की वजह से वो लोग मुसलमान हो जाएं और वो दायरा इस्लाम में आ जाएं। तो पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए था। मैं उसकी तारीफ़ इस कॉन्टेक्स्ट, देखिए हमारी जितनी मर्जी है, दुश्मन भी अगर हो ना तो दुश्मन के साथ भी इंसानी हमदर्दी को सामने रखते वो आपको रवैया इख्तियार करना है, उसके लिए आपको पानी फराहम करना है, उसको मरहम पट्टी करनी है आपने। ये हमारे दीन ने सिखाया और आईने पाकिस्तान ने भी यही बात की है। सही हो गया। सर, अब आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है इस वक्त पुरुम्मीद है कि हम ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे। आप इस पे क्या कहते हैं कि क्या ऐसे इम्कानात हैं कि हम ग्रे लिस्ट से निकल आएँ? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाने की वजह बुनियादी तौर पर पुरानी हुकूमतें हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, जिनके केसेस नैबो के अंदर मौजूद हैं, और फाइनेंशियल टेररिज्म के ज़रिए भी इसी तरह पैसा आता रहा है और वो पैसा इस्तेमाल होता रहा है इसी कामों के लिए। अब पाकिस्तान आगे फ्रंट पे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि इन चीज़ों को ख़त्म कर सके। उसमें कानून साजी देखें, अभी आपके सामने उन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से अपोजिशन ने कोई साथ नहीं दिया और वो एक्ट पास नहीं होने दिया। उस एक्ट पे एतराज़ात रहे, हालांकि वो एक्ट पास हो जाता तो आप बाकायदा बता सकते हैं कि हमने टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, हमने फाइनेंशियल टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए बड़े आसान इकदाम किए हैं, कानून साजियाँ की हैं, लेकिन वहाँ भी अपोजिशन आपका सही रोल प्ले नहीं कर रही है, एक स्टेट्समैन के तौर पर रोल प्ले नहीं कर रही। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बहुत बैरियर क्रॉस किए हैं और ग्रे लिस्ट में मेरा नहीं, अब वो लग ये रहा है कि वो ज़ाती ग्रज में से पाकिस्तान को ना निकालें, वो इंडिया को फ़ायदा देने के लिए या अमेरिका को फ़ायदा या इसराइल को फ़ायदा देने के हवाले से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में देखना पसंद करें। लेकिन पाकिस्तान हैज़ ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड इट्स केस फॉर एक्सक्लूजन ऑफ इट्स नेम फ्रॉम ग्रे लिस्ट, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इन चीज़ों पर सामने रखते हुए पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ज़रूर ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। सर, यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी, शौकत तरीन का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि 2023 तक ग्रोथ 7% तक यानी 7% तक ले जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? अच्छा, ये तो इमेजिनरी बातें हैं जो आप पूछ रही हैं मुझसे, लेकिन अगर मैं आपको सामने रख कर देखूँ, बयानात पहले आने लगे थे, मैंने कहा हम भी कुछ देख लेते हैं। लेकिन वो बयानात प्रोजेक्शन करनी होती है, उन्हें बताना होता है कि इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है। अगर जो मौजूदा हालात में जिस तरह इकॉनमी चल रही है, हमने फाइनेंशियल टेररिज्म को रोकने के लिए हमने मनी लॉन्ड्रिंग रोक ली, हमने फॉरेन रिजर्व ज़्यादा ले लिए, हमने एक्सपोर्ट बढ़ा लिए, अगर टैक्स बेस हमने बढ़ा लिया, जो ग्रोथ की बातें की जा रही हैं, शौकत तरीन ने बजट तो बड़ा अच्छा पेश कर दिया है, उससे हालात भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अपोजिशन को कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर उन पे चलते रहे, है ये मुश्किल, मैं नहीं कहता कि इतनी ग्रोथ आप मैनेज कर सकेंगे या अपना इकोनॉमिक इंडिकेटर यहाँ तक ले जा सकेंगे, लेकिन अगर सही तरीके से किया तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं CPEC मंसूबे के हवाले से, जो अभी चल रहा है, पाया तकमील की तरफ है, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है हमें? आप यहीं तो देख रहे हैं ना, G7 जो समिट हुआ है जी, वो सारी पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है CPEC के खिलाफ। वो क्यों इकट्ठी हो गई है? वो इसलिए इकट्ठी हो गई है कि वन बेल्ट वन रोड और गर्म पानियों तक रसाई, ज़मीनी रास्तों पे मिल जाना, यानी अब यहाँ से अगर चाइना के आखिरी बॉर्डर तक जाना हो, समुद्र के ज़रिए आना तो कितना वक्त लगेगा, इस रास्ते के जाना हो तो टाइम कितना बचेगा आपको, आपका पेट्रोल कितना बचेगा आपको, और आपका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आने थे वो कितने कम हो गए। यूरोपियन यूनियन ने देखे, उन्होंने रोड्स, ट्रेन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ना, और वो चीज़ों को सामने रखते हुए जब यहाँ बन रहा है तो उनको मरोड़ तो आना ही है ना। ये ना हो कि चाइना और पाकिस्तान और ये सारा एरिया जो है कहीं उनसे आगे ना निकल जाए, उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर से आगे ना निकल जाए, हम कोई उनके मरहून मिन्नत या उनके मुलाजमत के तौर पर रह ना जाएं, हम अपनी एक आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत बरकरार रख सकें। मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। सही हो गया, इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता रहेगा। साथ में आपसे पूछना चाहती हूँ कि महंगाई
महंगाई एक ऐसा टॉपिक है जो हर दौरे हुकूमत में रहता है और कोई ना कोई यही कहता है कि हमारे दौरे वक्त में कम हुई है, पिछले दौरे वक्त में ज़्यादा थी। आप कैसे देखते हैं इस अदाद शुमार को जो अब महंगाई का हुआ हुआ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में और पिछली हुकूमतों के मुकाबले में कैसा चल रहा है? अच्छा, मैं ना 2010 से जी लाहौर हाई कोर्ट में एक आईनी पिटीशन दायर की है जो महंगाई के खिलाफ है। जी उसने 3 अदवार देख लिए, 3 हुकूमतें देख ली हैं उस पिटीशन में। सही। मैंने इन तीनों दौरों में महंगाई ऊपर जाकर वापस आते नहीं देखी है। 2-3 वजूहात होती हैं। एक डॉलर का बढ़ना, चूँकि डॉलर जैसे ही बढ़ता है तो आपका रुपया सप्रेस होता है, नीचे आता है, आपके फॉरेन रिजर्व गिरते हैं, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर में ये चीज़ें सारी आती हैं। दूसरा है कि उससे जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा बढ़ता है और ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। आपके सामने हैं अभी गाड़ियों की कीमतें, अगर आप 2019 में देख लें 100 गालबन 156 पे डॉलर था उस वक्त, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 166 या 67 पे चला गया, अब वापस डॉलर उतने पे आ गया है। लेकिन आज डॉलर फिर महंगा हुआ था, 400 रुपए का सोना हो गया। वो अपनी जगह बन तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। नहीं, लेकिन देखे ना, अगर डॉलर नीचे आया था तो कीमतें नीचे आनी चाहिए थी ना गाड़ियों की, ऐसे ही लेकिन वो कीमतें नहीं नीचे आई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपके अंदर जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो पुरानी हुकूमतों ने वो जो रास्ते दिए हुए हैं, बारीकियाँ दी हुई हैं, उनका डिसएडवांटेज हो रहा है, उनका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। सही हो गया, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सर, करप्शन और एहतसाब का अमल, ये बेसिक ये भी चल रहा है कि अभी हम देखते हैं कि इतने सारे केसेस थे अपोजिशन की जमातों पे अभी भी हो रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ पे है, हमजा पे है, मरीम नवाज साहिबा पे भी है और नवाज शरीफ साहब पे तो वैसे ही है। तो आप कैसे देखते हैं एहतसाब का जो ये अमल है, क्या ये मुकम्मल तरीके से सही तरीके से चल रहा है? देखिए, एहतसाब का अमल तो मैं तो मुतमिन इस कॉन्टेक्स्ट में हूँ कि कन्विक्शन रेट आज भी नैब का अगर आप देख लें वो 68.8% है, 70%। सही। आम पुलिस का कन्विक्शन रेट 8 से 10% है, 8 से 10 लोगों को 100 में से सजाएं मिलती हैं। सही। रिकवरी का प्रोसेस स्लो इसलिए है, मिसाल आप एवनफील्ड केस देख लें, अल अजीज़िया देख लें, सजाएं हुई हैं, एक की सज़ा सस्पेंड है, दूसरे में वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गया, बल्कि दोनों में एब्सकॉन्डर हो गए और मुल्क से भागे हुए हैं। वो अब जब तक उनकी अपीलें मेरिट पे सुनी नहीं जाती, मेरिट पे फैसला नहीं होता, तब तक पैसे रिकवर हो नहीं सकते हैं। अगर फर्ज करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आ भी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो ये जब तक ये अदालती मामलात फाइनलिटी की तरफ नहीं जाते, रिकवरियाँ आपके सामने हो रही हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 774 अरब के करीब नैब ने रिकवरियाँ की और ये रिकॉर्ड रिकवरी हैं। ख़ासतौर पर अभी जावेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नैब और डीजी लाहौर के अगर देखें जाए, सलीम शहजाद, मंगी साहब देख लें, पिंडी से देख लें, पेशावर से फारूक अवान साहब देख लें, ये जितने लोग हैं इन्होंने बहुत मेहनत करके नैब को इन्वेस्टिगेशन का, रिकवरी का प्रोसीजर बहुत आगे ले गए और बहुत चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं, रिजल्ट भी पॉजिटिव नज़र आए हैं। एहतसाब का अमर यानी ये इल्ज़ाम लगाना कि अपने लोगों पे नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी एहतसाब हो रहा है, हमने सिर्फ बातें करनी है। अगर किसी को एतराज़ है जाकर कंप्लेंटें दायर करे, कोर्टों में जाएँ, सिर्फ खाली टीवी पे बैठ के या पार्लियामेंट में बैठ के तकरीरें कर देने से करप्शन ख़त्म नहीं होनी। इसके लिए आपको खुद इक़दाम करने होंगे, कानून सख्त करने होंगे और कानून के कटहरे में हर एक को आना पड़ेगा जो करप्शन करता है। सर, क्लीन चिट का जो मामला है, क्या आप सबूत दें, अपने आप को बेगुनाह साबित करें, आप चलते बने, लेकिन अपोजिशन की जानिब से यही इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि हम पे जानबूझकर केसेस डाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्लीन चिट वो देके क्यों नहीं यहाँ से रिहा हो जाते? इसके लिए सर क्या प्रोसेस है? देखिए, इतना आसान काम नहीं है ये, मैं पहले बता दूं कि अगर बेगुनाह है तो सर सबूत होना चाहिए ना। नहीं, आप वजह फरमा रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सीधी सी बात है कि अगर क्लीन चिट तो तब मिलनी है जब अदालतें छोड़ेंगी ना। जब अदालतें नहीं, जब आप अदालतें आपको नहीं कहेंगी तब तक तो आप बच नहीं सकते ना। और उस वक्त बचने के लिए आपको चाहिए, आपको अदालतों से रिलीफ लेना है। अदालतों से अगर रिलीफ लेना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा और उसके लिए ट्रायल कंप्लीट हो, खाली जमानतें हो जाने से क्लीन चिट तो नहीं ना मिल जाती है। सही। सर, नवाज शरीफ साहब क्योंकि मफरूर मुलजिम, अब मुजरिम हैं बल्कि, तो इश्तिहारी करार दिया गया है उन्हें, पिछले दिनों भी हमने देखा। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या बरतानिया यानी वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे ऐसा क्या इमरान खान साहब को अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए कि वो ख़ुद वहाँ से उन्हें यहाँ पे भेज दें? देखें, एक तो साफ सी बात है, वीज़ा उनका ख़त्म हो चुका है। वैलिड वीज़ा जो उन्होंने लगवाया था 6 महीने से ज़्यादा लग नहीं सकता है। वो कोविड की वजह से वहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं फ़ायदा लेने की। पाकिस्तान ने एक्सट्रेडिशन का केस भी कर लिया, पासपोर्ट उनका ख़त्म हो चुका है, रिन्यू नहीं हुआ पासपोर्ट वहाँ पर। और
कोशिशें उनकी ये हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो वहीं खड़े रहे, लेकिन मैं नहीं समझता ये जून के महीने के बाद उनका इंग्लैंड के अंदर या बरतानिया के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। जी। वो वहाँ से हिजरत करेंगे या निकलेंगे, वो देखना आगे क्या होता है। ठीक है सर, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे हमारा पहला जो जज लग गए हैं पाकिस्तान के ही हैं, नज़ाद, उनका नाम मैं थोड़ा रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही, लेकिन वो लगे हैं वहाँ पे, उनके बेंच का हिस्सा बन गए हैं, जज बन गए हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं ये किस तरफ जाएंगे? पाकिस्तान अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को शायद अमेरिका की ज़रूरत ना पड़े, और उसके लिए अमेरिका ने वो इक़दाम करने हैं, ऐसे हालात और वाक़यात बनाने हैं। पाकिस्तान उसको लब्बैक कहता रहेगा, लेकिन असल में जूइश पॉलिसी सारी चलनी है। इसराइल जो पॉलिसी चलाना चाहता है वो पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद करना चाहता है, वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है। अब ये जितने भी काम है ना, ये बायलेटरल आपको होने हैं, आपको आगे बढ़ना है, कुछ ले और दे की पॉलिसी आपको अपनानी पड़ेगी। अमेरिका से आपको मज़ीद अगर इमरान खान साहब को चाहिए अमेरिका का दौरा भी करें और वहाँ भी बैठकर, और बाकी जितने ममालिक है इसराइल को छोड़ के बाकी ममालिक के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर। ठीक है सर, इस्लामोफोबिया पे आप क्या कहना चाहेंगे? कनाडा में भी एक हादसा पेश आया, पाकिस्तानी जो मुसलमान थे जो उनको शहीद किया गया, एक ट्रक ड्राइवर ने उनको शहीद किया गया, उसका शाखसाना यही था कि इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इस्लामोफोबिया तो एक उनके लिए मसाइल है, मुसीबत है, यानी अगर वो उन पर हॉलोकॉस्ट के हवाले से आप बात कर नहीं सकते जी। और हमारे यहाँ उन्हें तौहीन रिसालत के हवाले से 295C से मसले हैं कि सज़ाए मौत है, और वो हमारे आइन और हमारे कानून के मुताबिक, दीन इस्लाम के मुताबिक हमने सज़ाएँ मुकर्रर की हैं। डेफेमेशन रिलीजन या कॉम्बैटिंग रिलीजन अगर पूरी दुनिया में देखें, कन्वेंशन ये बने हुए हैं, उन्होंने बाकायदा करारदादें बनाई हुई हैं, रेजोल्यूशंस बनाई हैं, उस पर अमल दरामद भी होता है। लेकिन ये लोग जो है ना, इस बुनियाद पर हमारे जज्बात को छेड़ते हैं, ये बेस बनाती हैं ताकि हम इश्तियाल में अंगेज़ी में आए, हम साबित, और हम कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि जिसका वो ये कहें कि दहशतगर्दी की तरफ आती हैं। फ्रांस के अंदर आपने मामला सारे देख लिए, कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे हालात पैदा करने की, लेकिन फ्रांस ने ऐसे हालात पैदा किए, और वो अपना अगर देखा जाए जूश लॉबी के साथ, अमेरिकन के साथ बैठ के वो चाह रहा है कि मुसलमानों से लड़ाई ख़त्म हो। वो अपने दीन को आगे ले जाके जाना चाहता है, अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन हमें ये लड़ाई लड़नी है, और मेरा ख्याल हम ये लड़ाई लड़ते रहें। ठीक है, अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात परवान चढ़ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का किरदार आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव सेंस में कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को यहाँ अच्छे थिंक टैंक बना के इस पर हेल्थी डिबेट्स होनी चाहिए, यहाँ सोचना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपने आप को फिट करेगा, हालात कैसे बेहतर करेगा, क्या चीज़ें बनाएगा। ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक पाकिस्तान एक्टिवली इस काम में आगे नहीं आएगा, और एक्टिवली पूरी कौम को एतमाद में लेकर पार्लियामेंट में बैठें, डिबेट करें, कैसे हालात बनाने हैं, तब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि OIC का जब इजलास हुआ और हमने देखा कि इसराइल ने जब फ़लस्तीन पर हमला किया तो उन्होंने बाज नहीं आए थे, वो तो OIC का इजलास बुलाया जिसकी सरबराही जो है सऊदी अरब ने की थी। तो देखा जाए तो ऐसा कोई अहम फैसला नहीं हो सका था। तो क्या इस्लामी ममालिक इत्तेहाद में एक साथ यकजा होने में क्या आपको नहीं लगता कि पीछे रह चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा दुश्मन हम पे हावी हो जाता है? अच्छा, ये बात आपने बड़ी सही की है और मौके की नज़ाकत के मुताबिक कही है। हमने OIC बनाया, OIC को एक्टिव ना कर सके, हम मरहून मिन्नत रहे अमेरिका के, UNO के, और उन्होंने अपनी पॉलिसी आपके सामने, मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में क्या हुआ, रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ क्या हुआ, ईरान इराक में क्या हुआ, यमन में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, ये सारे हालात देखे, कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और वो खामोशी है UNO की। तो यहाँ तो ये जब तक OIC को एक्टिव नहीं करेंगे, इमरान ने पूरी कोशिश की, नया मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बढ़ाएंगे, मैं नहीं समझता ये मुल्क आगे बेहतर, यानी पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत बेहतर हो सकती है। ठीक हो गया नाजरीन, आपने मोहम्मद अजहर साहब से जाने पॉइंट ऑफ व्यूज़, मुख्तलिफ हमने टॉपिक्स आज डिस्कस किए उनके साथ। आपको प्रोग्राम पसंद आएगा, अपने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में आप दीजिएगा हमें अपना फ़ीडबैक। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।